पाकिस्तान के आम इंतखाबात पर एक नज़र। नाजरीन कराम, क्या इंतखाबात इसीलिए होते हैं कि मुल्क पर हुक्मरानी की जाए, अपनी पसंद के कवानीन बनाए जाएं, मनपसंद लोगों को नवाजा जाए, अपनी तिजोरियां भरी जाएं, जायदादें बनाई जाएं और अपने मुखालिफिन को दबा कर रखा जाए। मेरा ख्याल इससे मुख्तलिफ है। इंतखाबात के जरिए से अवाम जिनको चुनती है, असल में वही लोग अवाम के खादिम होते हैं। गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, बेवाओं और बेसहारा लोगों के लिए आसानियां फराहम करना, उनके दुख दर्द में शामिल होना अरबाब इख्तियार के फ़राइज़ मनसबी में शामिल है। पाकिस्तान की तारीख में जितने भी इंतखाबात हुए, इन अवामी नुमाइंदों ने किस हद तक पिसे हुए तबके की दिलजोई की, इसका जवाब नहीं में है। दुनिया के कई ममालिक तरक्की याफ्ता बन गए जो हमसे बाद में मार्ज़ वजूद में आए, लेकिन हम अभी तक इन ममालिक से हर लिहाज से बहुत पीछे हैं। हमें सोचना होगा कि आखिर ऐसा क्यों है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हारने वाली पार्टी ने खुशदिली से अपनी शिकस्त कबूल की हो। हारने वाली पार्टी का वतीरा बन गया है कि दूसरों पर धांधली के इल्जामात लगाए। यहाँ किसी सियासी पार्टी के वजीर आजम को 5 साल पूरे करने नहीं दिए गए। आए नाजरीन, पाकिस्तान के इंतखाबात की कहानी का आगाज करते हैं 1970 से। नाजरीन, यह है इसरू टीवी। मैं हूं आपका होस्ट सनाउल्लाह और राइटर हैं शौकत अली। क़याम पाकिस्तान के बाद पहले आम इंतखाबात 17 दिसंबर 1970 में हुए, जिनमें 2 बड़ी सियासी पार्टियां उभर कर सामने आईं। मशरक़ी पाकिस्तान, जिसे बांग्लादेश कहा जाता है, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग, और मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हैरत की बात यह है कि शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को मगरबी पाकिस्तान में कोई सीट न मिल सकी, और इसी तरह मशरक़ी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई सीट न मिल सकी। और यूं इधर तुम और उधर हम का नारा बुलंद हुआ। मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान ने कौमी असम्बली की 162 सीटें हासिल करके अपनी हुकूमत बनाई, और मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौमी असम्बली की 86 सीटों के साथ हुकूमत बनाने में कामयाब हुए। फिर हालात इस कदर बद से बदतर होते चले गए कि 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया हुआ। मुल्क 2 हिस्सों में बंट गया। मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग होकर बांग्लादेश बन गया, और फिर एक दूसरे के ऊपर इल्जामात का सिलसिला जारी रहा। मुल्क में दूसरे आम इंतखाबात 7 मार्च 1977 में कराने का ऐलान हुआ। इस इलेक्शन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो कौमी असम्बली की 155 सीटें जीतकर मुल्क के वज़ीर आज़म बने, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद, पाकिस्तान नेशनल अलायंस ने 36 सीटें हासिल की। पाकिस्तान नेशनल अलायंस PNA ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर धांधली के इल्जामात लगाए कि इंतखाबात में बड़े पैमाने पर बैलेट पेपर गायब किए गए। एक इल्ज़ाम यह भी लगाया गया कि 19 सीटों पर अपोजिशन के उम्मीदवार को हब्सो बेजा में रखकर बिला मुकाबला पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करवाया गया। इन 9 जमातों के पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद में एयर मार्शल असगर खान की तहरीक इस्तक़लाल, मौलाना शाह अहमद नूरानी की जमीयत उलमा पाकिस्तान, जमात इस्लामी के अमीर मियाँ तोफ़ैल मोहम्मद, मौलाना फजलुर रहमान के वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद की जमीयत उलमा इस्लाम, खान अब्दुल वली खान की नेशनल अवामी पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, क़यूम मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, सरबराह पीर साहब पगारा, पाकिस्तान जमहूरी पार्टी, नवाबजादा नसरुल्लाह खान और खाकसार तहरीक शामिल है, जिन्होंने मिलकर पूरे मुल्क में भुट्टो हुकूमत के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान कर दिया। मुल्क में जलसे जुलूस करने शुरू कर दिए। हंगामे और तोड़ फोड़ से सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन पुरतशद्दुद हंगामों को रोकने के लिए आंसू गैस, लाठीचार्ज और गोली का इस्तेमाल किया। मुल्क में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया गया। इन्हीं दिनों भुट्टो ने एक बयान में कहा कि अपोजिशन वालों ने खामखा वावेला मचाया हुआ है। अगर अपोजिशन को पहले यकीन था कि हुकूमत इलेक्शन जीत जाएगी, तो अब ये क्यों चीख रहे हैं। इन पुरतशद्दुद हंगामों में 250 अफराद हलाक हुए, 1200 से जायद अफराद जख्मी हुए। अमन आमा के तहत 85,000 अफराद को जेलों में बंद कर दिया गया। हजारों दुकानों को जलाया गया, बैंकों को लूटा गया। पूरे मुल्क में हंगामे फूट पड़े। भुट्टो के खिलाफ ये तहरीक पहले भुट्टो हटाओ थी, फिर ये तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में बदल गई। इसी दौरान तहरीक इस्तक़लाल के चेयरमैन एयर मार्शल असगर खान ने जलती पर तेल का काम किया।
हुआ यूं कि असगर खान ने उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक को खत लिखा। यह खत मुल्क में मार्शल लॉ को दावत देने के मुतरादिफ था। आखिर वही हुआ जिसका डर था। 5 जुलाई 1977 को फौज ने मुल्क का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गईं। जनरल ज़िया ने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। आइन मुअत्तल कर दिया गया। भुट्टो और उसके काबीना के अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। सियासी मंजरनामे से हटाने के लिए मिस्टर भुट्टो पर एक कत्ल का मुकदमा चलाया गया, जिसके नतीजे में लाहौर हाई कोर्ट ने फांसी का हुक्म सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तौसीक की। यूं 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रावलपिंडी जेल में तख्तादार पर लटका दिया गया। पीपल्स पार्टी के जियालों ने पूरे मुल्क में हंगामे शुरू कर दिए। हजारों कारकुनों को पाबंदे सलासिल रखा गया। कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। उन पर कोड़े बरसाए गए। नाजरीन, ये बात गौरतलब है, इस फैसले से बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की बड़ी जगहसाई हुई। यहाँ तक कि बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी ने एक फैसले में जुडिशल मर्डर अदालती कत्ल करार दिया। अब आते हैं 1985 के इंतखाबात की तरफ, जो कि गैर सियासी जमाती बुनियादों पर कराए गए। चूँकि मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज था, इसी वजह से सियासी जमातों को इन इंतखाबात से दूर रखा गया। मोहम्मद खान जुनेजो ने मुल्क के वज़ीर आज़म का हलफ उठाया। उधर पंजाब में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सूबे के वज़ीर आला मुंतखब हो गए। नाजरीन, 1988 का साल मुल्क में बड़ी तब्दीलियों का साल रहा। उसी साल 10 अप्रैल को रावलपिंडी में एमुनेशन डिपो में आग लगी, जिसके नतीजे में रावलपिंडी और इस्लामाबाद के सैकड़ों लोग लुकमाए अजल बन गए और उसके इर्द गिर्द हज़ारों दुकानों को नुकसान पहुंचा। उस वक्त के विफाकी वजीर खाकान अब्बासी कार पर मिसाइल लगने से मौके पर जहाँ बहक हो गए। इस सानहे के नतीजे में सदर ज़ियाउल हक ने वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो को घर भेज दिया। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी। रावलपिंडी ओजड़ी कैंप सानहे के थोड़े ही अरसे में 17 अगस्त को सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक बहावलपुर के करीब अपने दीगर साथियों समेत फ़ज़ाई हादसे का शिकार हो गए। यूँ मुल्क में तवील आमरीत का खात्मा हुआ। सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के जाँ बहक होने के बाद जनरल मिर्ज़ा सलीम बेग ने नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जिम्मेदारियां संभाली और सेनेट के चेयरमैन गुलाम इसहाक खान ने मुल्क की सदारत संभाली। अब एंट्री होती है साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दुख्तर और सियासी जानशीं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, जो तवील सियासी जदोजहद और जलावतनी के बाद बैरून मुल्क से पाकिस्तान में आती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले कारकुनों की जानिब से फ़ुक़ैदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाता है और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुल्क में आम इंतखाबात के लिए 16 नवंबर की तारीख लेने में कामयाब हो जाती हैं। 16 नवंबर 1988 को मुल्क में आम इंतखाबात होते हैं। सियासी गहमा गहमी शुरू हो जाती है। अब पीपल्स पार्टी के जियालों को मौका मिलता है कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का बदला लें। बेनज़ीर भुट्टो ने अपने जलसों में कहा, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जो कि अपने बाप की सियासी जानशीन है, और उनके मद्दे मुकाबिल पंजाब की सियासत से उभरते हुए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अपने साथ 9 सियासी पार्टियों के इत्तेहाद के साथ इंतखाबात के मैदान में उतरते हैं। जैसे 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ 9 सियासी पार्टियों ने इत्तेहाद बनाया। इस इत्तेहाद का नाम इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद IJI रखा गया। तारीख अपने आप को दोहरा रही थी। अब उनकी जानशीन के खिलाफ भी 9 ही सियासी पार्टियां सामने हैं और ये इत्तेहाद भी एजेंसियों ने पीपल्स पार्टी को हराने के लिए बनाया, जिसका एतराफ़ उस वक्त के DG ISPR जनरल हमीद गुल ने भी किया। इस इत्तेहाद को बनाने में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए। पीपल्स पार्टी को हराने के हर हरबे इस्तेमाल किए गए। इलेक्शन से 4 दिन कबल सदर गुलाम इसहाक खान ने वोटर के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड की शर्त लगा दी। सदर के इस फैसले से पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा धचका लगा, क्योंकि उस पार्टी के ज़्यादातर वोट तो गांव और देहातों में थे। इस इंतखाबी मुहिम में हरीफ जमातों ने बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ गंदी जबान इस्तेमाल की। हेलीकॉप्टर से बेनज़ीर भुट्टो की जाली फहश तस्वीरें फेंकी गईं और तो और बेनज़ीर भुट्टो को यहूदी एजेंट कहा गया। चूँकि बेनज़ीर भुट्टो का ताल्लुक सिंध से था, इसलिए सूबाई तासुब फैलाया गया। पूरे पंजाब में वॉल चौकिंग की गई, जिस पर लिखा था, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नू लग गया दाग। इस जैसे नारे से पंजाबी अवाम को गुमराह करने की मजमूम कोशिश की गई। इलेक्शन हुए। बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की 93 सीटें लेकर सरे फहरिस्त रहीं,
जबकि उनके मुखालिफ 9 जमातों के इत्तेहाद को सिर्फ 54 सीटें मिली। यूँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की बल्कि इस्लामी अक़वाम आलम की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। पंजाब में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठा लेते हैं। सिंध में खुसूसन कराची और हैदराबाद में महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन अल्ताफ़ हुसैन को कौमी असम्बली की 13 सीटें मिली। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मरकज़ में MQM और कुछ आज़ाद अरकान को साथ मिलाकर हुकूमत बनाई। पंजाब में पीपल्स पार्टी को बड़ा धचका लगा, जहां वो हुकूमत न बना सकी, लेकिन पीपल्स पार्टी के रिटायर्ड जनरल टका खान को पंजाब में गवर्नर पंजाब तैनात कर दिया जाता है। चूँकि पंजाब में मरकज़ की मुखालिफ जमात मुस्लिम लीग के लीडर मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत होती है। हुकूमत बने हुए अभी 2 साल का ही अरसा गुजरा था कि मरकज़ और पंजाब में सियासी रस्साकशी शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में सदर गुलाम इसहाक खान हुकूमत पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाकर बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को चलता करते हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी जाती हैं। बेनज़ीर भुट्टो के शोहर आसिफ अली जरदारी को करप्शन के इल्ज़ाम में जेल भेज दिया जाता है और मुल्क को फिर से नए इलेक्शन की तरफ धकेला जाता है। अब बारी आती है 1990 के इलेक्शन की, जो कि मुल्क की तारीख के 5वें इंतखाबात थे। इसकी भी एक अजीब कहानी है। इस दफ़ा मरकज़ और सिंध में निगरान सेटअप बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ बनाया जाता है। अब बेनज़ीर भुट्टो को कुछ खदशात लाहक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो चंद सियासी पार्टियों को साथ मिलाकर एक जमहूरी इत्तेहाद बनाती हैं। इस दफ़ा एक काबिल ज़िक्र बात यह भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस इलेक्शन में हराने का मज़मूम मंसूबा बनाया गया। इस मकसद के लिए कौमी ख़जाने को 14 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। उनमें से 8 करोड़ रुपए बराह रास्त सियासतदानों में बांटे गए और बाकी नवाज शरीफ की हिमायत में इलेक्शन कैंपेन में खर्च किए गए, जिसका एतराफ़ जनरल मिर्ज़ा बैग ने एक इंटरव्यू में किया। उन्होंने कहा कि ये काम सदर गुलाम इसहाक खान के कहने पर किया गया। ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने असगर खान केस में एक फ़ैसले में लिखी। ये वही असगर खान था जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक को ख़त लिखा, जिसके नतीजे में मुल्क में मार्शल लॉ लगा। नाज़रीन, इस इलेक्शन का नतीजा भी वही होना था जो मुक़्तदर हलकों को भाता था। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कौमी असम्बली की 105 सीटें जीतकर मुल्क के पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने, जबकि बेनज़ीर भुट्टो और उसकी इत्तेहादी जमातें कौमी असम्बली की 54 सीटें हासिल कर सकीं। नाज़रीन, कुछ बातें राज होती हैं जो मंजर आम पर नहीं आती, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ज़द-ए-आम होती हैं। हुआ यूं कि उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ अचानक हरकत क़ल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा खाली छोड़ा नहीं जा सकता। आर्मी चीफ के मामले पर सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान ठन गई। आखिरकार सदर ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए जनरल अब्दुल वहीद काकड़ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया, जबकि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लाहौर के कोर कमांडर जनरल मोहम्मद अशरफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहते थे। दोनों की लड़ाई में बेनज़ीर भुट्टो ने मौके से फ़ायदा उठाया। बेनज़ीर भुट्टो सदर गुलाम इसहाक खान से ऐवान सदर में मुलाकात करती हैं, जिससे बर्फ़ पिघलने लगती है। बेनज़ीर भुट्टो के शौहर आसिफ अली जरदारी को रिहा कर दिया जाता है और निगरान वफाकी वज़ीर भी बना दिया जाता है, जिसके नतीजे में सदर गुलाम इसहाक खान ने फिर असम्बली की मियाद पूरी न होने दी कि 1993 में नवाज शरीफ की हुकूमत पर करप्शन, गैर कानूनी इक़दामात और फ़ौज के साथ महाज़ाराई जैसे संगीन इल्ज़ामात लगाकर नवाज हुकूमत को बरतरफ कर दिया जाता है। नवाज शरीफ अपना मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं। चीफ जस्टिस नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल करते हैं। मुल्क में एक नया आइनी बहरान पैदा हो जाता है, जिससे निमटने के लिए एक काकड़ फार्मूले के तहत सदर और वज़ीर आज़म को घर भेज दिया जाता है। इस्लामाबाद के एक मकामी होटल में नवाज शरीफ मुस्लिम लीग के सालाना कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे कि पार्टी रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आए। नौबत हाथापाई तक जा पहुंची, जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग की ताकत टूट गई और टुकड़े टुकड़े हो गई। एक चट्ठा ग्रुप बना जिसको हामिद नासिर चट्ठा लीड कर रहे थे और दूसरा बना नवाज ग्रुप, जिसको मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ लीड कर रहे थे। नवाज शरीफ को एक और झटका उस वक्त लगा जब उनसे उनका इंतखाबी निशान साइकिल छीन लिया गया, जिसके बदले में अब उन्हें इंतखाबी निशान शेर मिला। तारीख अपने आप को दोहराती है, जैसे आजकल इमरान खान से बल्ले का निशान छीन लिया गया है। अब फिर 6 अक्टूबर 1993 को इलेक्शन होते हैं। बेनज़ीर भुट्टो को कौमी असम्बली की 65 नशिस्तें मिलती हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल मियाँ नवाज शरीफ को 56 नशिस्तें। बहरहाल हुकूमत बेनज़ीर भुट्टो ने चट्ठा ग्रुप के साथ मिलकर ही बनाई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दूसरी दफ़ा मुल्क की वज़ीर आज़म मुंतखब हुई
और अपनी पार्टी के रहनुमा सदर फारूक अहमद खान लगारी को सदर के ओहदे के लिए नामजद कर दिया। अपनी पार्टी के रहनुमा को सदर पाकिस्तान तो बना दिया, लेकिन कहानी कुछ और रुख इख्तियार करती है। मुल्क में फिर एक बहरानी कैफियत पैदा होती है। 20 सितंबर 1996 को जब कराची में वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के सगे भाई मुर्तज़ा भुट्टो को एक पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया जाता है। यहाँ ये बात ज़द-ए-आम है कि जो वज़ीर आज़म अपने भाई को न बचा सकी, वो आम आदमी का क्या तहफ़्फ़ुज़ करेगी। बेनज़ीर भुट्टो ने एक इंटरव्यू में उस कत्ल के पस मंज़र में सदर फारूक लगारी पर अपने शकूक व शुबहात का इजहार किया, जिसके नतीजे में 5 नवंबर 1996 की रात को एक फैक्स लेटर के ज़रिए से सदर फारूक लगारी ने अपनी ही पार्टी कायद को वज़ीर आज़म के ओहदे से बर्खास्त कर दिया। मलिक महराज खालिद को निगरां वज़ीर आज़म बना दिया गया, जिन्होंने आते ही एहतसाब का राग अलापना शुरू कर दिया। अब ज़माना आता है 3 फरवरी 1997 के इलेक्शन का, जो कि मुल्क की तारीख के 7वें आम इंतखाबात होंगे। इस इलेक्शन में एक नई एंट्री होती है, वो है इमरान खान, जिसका इंतखाबी निशान उस वक्त चिराग था। नवाज शरीफ ने उन्हें अपनी पार्टी के साथ इत्तेहाद करने की दावत दी और साथ 20 सीटों की ऑफर भी कर डाली, जो इमरान खान ने मुस्तरद कर दी। इस इलेक्शन कैंपेन में उन दोनों की लफ्जी गोलाबारी जारी रही। मौलाना फजल रहमान ने उसे यहूदी एजेंट करार दिया। जमात इस्लामी उस इलेक्शन का बॉयकॉट करती है। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून ने उस इलेक्शन में कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल की। 203 के ऐवान में 137 सीटें जीतकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। बेनज़ीर भुट्टो का सियासी ग्राफ इस कदर गिर गया कि वो सिर्फ 18 सीटें जीत सकी। इमरान खान कोई सीट न जीत सके। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनते ही अपने सियासी मुखालिफिन को एहतसाब के नाम पर जेलों में डालना शुरू कर दिया। आसिफ जरदारी को जेल भेज दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो अपने बच्चों समेत बैरून मुल्क रवाना हो गई। इसी असना में सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला सुनाने जा रही थी कि नवाज शरीफ ने अपने कारकुनों समेत सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई कर दी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मोहम्मद रफ़ीक काकड़ को सदर नामजद कर दिया। हालात की नज़ाकत को देखते हुए सदर फारूक लगारी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अब नवाज शरीफ के लिए कानून साजी करना कोई मुश्किल काम नहीं रहा। सबसे पहले उन्होंने जमहूरियत पर लटकती हुई तलवार 58(2)B का खात्मा किया। वज़ीर आज़म बनते ही तमाम इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए। हस्ब रिवायत इस दफ़ा भी नवाज शरीफ की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से न बन सकी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुशर्रफ श्रीलंका के दौरे पर थे। वज़ीर आज़म ने अपने मनपसंद जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया, जो कि गैर आइनी फेल था। जनरल मुशर्रफ को इस बात का इल्म हुआ, वो वापस आ ही रहे थे कि उनके तैयारे को वापस जाने को कहा गया। तैयारे में फ्यूल कम होने की वजह से जनरल मुशर्रफ का तैयारा वापस तो न जा सका। अलबत्ता कराची के कोर कमांडर ने तैयारे को कराची के एयरपोर्ट पर उतरने का हुक्म दिया। जूं ही जनरल मुशर्रफ का तैयारा कराची के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो पाकिस्तान का सियासी नक्शा ही बदल चुका था। इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर फौज ने कंट्रोल कर लिया। वज़ीर आज़म और उसकी काबीना को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। सदर रफ़ीक तारड़ अपना बिस्तर गोल करके ऐवान सदर से जा चुके थे। मुल्क में मार्शल लॉ लग चुका था। जी हाँ, जनरल मुशर्रफ मुल्क के बावर्दी चीफ एग्जीक्यूटिव बन चुके थे। नवाज शरीफ पर गद्दारी का मुकदमा चलाया गया। खुशकिस्मती नवाज शरीफ की कि सऊदी अरब के शहजादों ने उन्हें बचा लिया। नवाज शरीफ ने सऊदी हुकूमत की ज़मानत पर 10 साल सऊदी अरब में क़याम किया और बेनज़ीर भुट्टो खुद साख्ता जिलावतनी की ज़िंदगी दुबई में गुजारती हैं। नाजरीन, अब बारी आती है 2002 के इलेक्शन की, जो कि 1985 जैसे इलेक्शन थे। वो इलेक्शन भी मार्शल लॉ की छतरी तले हुए और ये भी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 1985 में हुकूमत बनने के बाद मुस्लिम लीग इंट्रोड्यूस हुई। इस इलेक्शन में पहले से ही कुछ अरकान नवाज शरीफ ग्रुप के तोड़े गए और चौधरी शुजात हुसैन की सरबराही में मुस्लिम लीग कायदे आज़म बनाई गई। इलेक्शन होते हैं, पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती। हुकूमत मुस्लिम लीग काफ की बनती है, जिससे जनरल मुशर्रफ की आशीर्वाद हासिल होती है। शौकत अजीज़ को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया जाता है, जबकि पंजाब में मुस्लिम लीग काफ ही की हुकूमत बनती है। चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाते हैं। जैसे तैसे मार्शल लॉ की छतरी तले हुकूमत 5 साल पूरे कर लेती है। उधर लंदन में एक दूसरे की मुखालिफ पार्टियां मियां नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो अगले लाहे अमल के लिए सर जोड़ कर बैठते हैं कि जनरल मुशर्रफ से कैसे जान छुड़ाई जाए। दोनों रहनुमा एक एग्रीमेंट पर दस्तखत करते हैं, जिसे मीसाक जमहूरियत कहते हैं। इसी दौरान बेनज़ीर भुट्टो दुबई में जनरल मुशर्रफ से खुफिया मुलाकात करती हैं। 1985 से आज तक जितने भी मुकदमे उन पर और आसिफ अली जरदारी पर बनाए गए हैं,
एक डील के जरिए मुआफ कराने का एग्रीमेंट होता है। यूं बेनज़ीर भुट्टो को जनरल मुशर्रफ की तरफ से एनआरओ मिल जाता है। नवाज शरीफ को जब इस बात का पता चलता है तो वो बड़ी नागवारी का इजहार करते हैं। यूं इन दोनों रहनुमाओं की राहें जुदा हो जाती हैं। अल्लाह अल्लाह करके मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत के 5 साल पूरे होते हैं। मौके की नज़ाकत को देखते हुए दो रहनुमा नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए पाकिस्तान आते हैं। नाजरीन, ये 27 दिसंबर 2007 का दिन था। मुल्क में इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां उरूज पर थीं कि अचानक इसी दौरान पूरी कौम के लिए एक बहुत बड़ा सानहा होता है। वो ये कि बेनज़ीर भुट्टो इलेक्शन कैंपेन पर निकलती हैं। रावलपिंडी में लियाकत बाग में जलसा करने के बाद जब वो वापस अपनी गाड़ी में बैठती हैं, अपने जियाले कारकुनों के इसरार पर जब बाहर सर निकालती हैं तो गोली चलती है और साथ ही जोर का धमाका होता है। बेनज़ीर गाड़ी के अंदर गिर जाती हैं और बाहर सड़क पर लाशों के अंबार लग जाते हैं। बेनज़ीर भुट्टो खून में लथपथ हो जाती हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है कि रास्ते ही में दम तोड़ जाती हैं। जिस अस्पताल में बेनज़ीर भुट्टो को लेकर गए थे उस अस्पताल को शहीद बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल का नाम दिया गया। नवाज शरीफ अपनी इलेक्शन मुहिम चला रहे थे जब उन्हें इस हादसे का इल्म हुआ। फ़ौरन अपनी इलेक्शन मुहिम ख़त्म कर देते हैं। पूरे मुल्क में इस हादसे की वजह से जियाले सड़कों पर आते हैं, हंगामे फूट पड़ते हैं, बैंकों की एटीएम मशीनें लूट ली जाती हैं। ख़ास तौर पर सिंध में पुरतशद्दुद मुजाहरे होते हैं। इसी दौरान पार्टी के को चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी ने जालों को पुरअमन रहने की अपील करते हैं और पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। रेडियो और टीवी पर सदर जनरल मुशर्रफ ने कौम से खिताब करते हुए पुरअमन रहने की अपील की। उन्होंने इस सानहे को बिलाशुबा एक कौमी सानहा करार दिया और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मौत को सरकारी सतह पर शहीद करार दिया। 2008 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर सदारत की कुर्सी पर विराजमान हो गए और जनरल मुशर्रफ को ऐवान सदर से गार्ड ऑफ ऑनर के साथ रुखसत किया। चूंकि बेनज़ीर भुट्टो ने जनरल मुशर्रफ से एक डील की थी जिसके नतीजे में उनकी पार्टी इक़्तिदार में आई। दूसरी वजह बेनज़ीर भुट्टो की शहादत थी जिससे लोगों की हमदर्दियाँ थीं। और इस इलेक्शन में कामयाबी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ीर आज़म मुंतखब करवाया। कुछ अरसे वज़ीर आज़म रहने के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी को भी वज़ारत उज़्मा से हाथ धोने पड़े। ताहम उनके बाद पार्टी के ही राजा परवेज़ अशरफ को वज़ीर आज़म बना दिया गया। ये दूसरा मौका था कि हुकूमत 5 साल पूरा कर रही थी। इस इलेक्शन में कौमी असम्बली का नतीजा ये रहा: PPP 87, PMLN 66, PML काफ 38, MKM 19। 2013 के इलेक्शन होते हैं। मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली में 167 अरकान के साथ पहली पोजीशन हासिल होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में 42 अरकान के साथ दूसरे नंबर पर रही, जबकि इमरान खान की तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के 35 अरकान के साथ तीसरे नंबर पर रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी और इमरान खान ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन बेसूद। इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने का एजाज़ हासिल होता है। 2014 में इमरान खान अपने पूरे जोश व जज्बे और क़ुव्वत के साथ इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने धरना देते हैं और नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराने के लिए एम्पायर की उंगली का इंतज़ार करते हैं। उनके साथ प्रोफेसर ताहिरुल कादरी भी कंटेनर पर चढ़ जाते हैं। ये धरना बहुत लंबा चलता है। नवाज शरीफ की हुकूमत उस धरने से परेशान हो जाती है। ये धरना उस वक्त ख़त्म होता है जब आर्मी पब्लिक स्कूल रावलपिंडी में दहशतगर्दों का हमला होता है, जिसमें सैकड़ों बच्चे शहीद हो जाते हैं। इमरान खान उस वक्त तक चैन से नहीं बैठा जब तक नवाज शरीफ को घर भेज नहीं देता। 3 अप्रैल 2016 में पानामा पेपर आता है, जिसमें नवाज शरीफ को एक अकामे की वजह से वज़ारत उज़्मा से फ़ारिग कर दिया जाता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। फिर उन्हीं की पार्टी से शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ारत उज़्मा का कलमदान सौंपा जाता है। यूं ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करती है। नवाज शरीफ बीमारी का बहाना बनाकर मुल्क से बाहर चले जाते हैं। अगला इलेक्शन 25 जुलाई 2018 में होता है। इस इलेक्शन में नवाज शरीफ ने 64 सीटें हासिल की, जिसमें इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI कौमी असम्बली में 115 अरकान के साथ अक्सरियती पार्टी बनकर उभरती है और इमरान खान वज़ीर आज़म का हलफ उठाते हैं। उनका एक ही नारा था, तब्दीली का, जो कि ख़ास तब्दीली न ला सका। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को खूब रगड़ा दिया। नैब और FIA और सिक्योरिटी इदारों को उनके पीछे लगा दिया। हज़ारों मुकदमात बनाए गए, जेलों में डाला गया।
चोर चोर डाकू डाकू का राग अलापते अलापते आखिरकार 3.5 साल हुकूमत करने के बाद तहरीक अदम एतमाद के तहत घर जाना पड़ा। इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में मियाँ शहबाज शरीफ मुल्क के पहली दफ़ा वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं। यूं ही असम्बली भी अपने 5 साल पूरे कर जाती है। अब 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन की बारी है। अल्लाह खैर करे, कौम के हक़ में अल्लाह पाक बेहतर हुक्मरान अता फरमाए। आमीन।